Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program for SSC JEE 2023। ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में मैं आपको आज का टास्क बताऊंगा आपका, ऑलरेडी आप देख चुके हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। और सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों की जो क्वेरीज़ हैं जो आपने कमेंट सेक्शन में पूछी हैं मुझसे, मैं उनके रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अब कमेंट को रिप्लाई करने की प्रायोरिटी कुछ भी नहीं है, जो कमेंट्स मेरे स्क्रीन के सामने आता है मैं उसका रिप्लाई करता चला जाता हूँ, किसी भी वीडियो पर हो वो। तो एक्सीडेंटली अगर आप काफ़ी टाइम से कोई इस क्वेरी पूछ रहे हो और आपकी क्वेरी की जगह मैंने बाकी सब क्वेरीज़ के आंसर दे दिए हैं, तो आप फिर से एक बार पोस्ट कर दो, मेरे सामने जो क्वेरी आती है मैं उसका आंसर दे देता हूँ। दूसरा, पर्सनली आप मुझसे कोई सवाल पूछते हो या फिर कमेंट करते हो टेलीग्राम पर या फिर किसी और जगह, वहाँ पर मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूँ कि आपको सिंपली, अगर आप मुझसे नोट्स मांगो तो मैं नोट्स शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें शायद ही कोई टाइम लगेगा और इतना सा 10 सेकंड का मेरा टाइम दे के मैं आपकी पढ़ाई स्टार्ट करा सकता हूँ। बस मैं इतना कर सकता हूँ कि अगर आपके पास नोट्स नहीं है, ऑलरेडी मैंने सब जगह प्रोवाइड करा दिए हैं, फिर भी आपको नहीं एक्सेस हो पा रहे हैं, तो मैं नोट्स ज़रूर दे सकता हूँ। वो भी आप मुझे मेल करोगे ashwani.sharma0404@gmail.com पर, तब मैं आपको शेयर कर दूंगा सभी लिंक्स। लेकिन टेलीग्राम पर बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आपको पता है मेरे भी एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर मैं कोई भी क्वेरी का रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। दूसरा, फॉर्म्स से रिलेटेड क्वेरीज़ आप लोग मुझसे ना पूछें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पर फॉर्म्स जीरो से बिल्कुल ए से जेड तक कैसे भरना है हर एक चीज़ के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। तो बेटर है आप वहाँ पर जाकर सॉल्यूशन ले सकते हो। अब अगर मैं वही सब वीडियोस देख के आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करूँगा, तो इसका मतलब मेरा टाइम अलग से वेस्ट होगा। आप सिंपली इतना कर सकते हो कि आपकी जो भी क्वेरी हो, आप यूट्यूब के ऊपर डायरेक्टली उसको सर्च करोगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज के टास्क से। नॉन टेक्निकल में आपको आज पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके और बायोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, ये सभी जो मैं आपको टॉपिक्स दे रहा हूँ मैं पिनेकल की जीके की बुक से दे रहा हूँ। आपके पास बुक नहीं अवेलेबल है तो आप उसको ख़रीद लो, अभी फ़िलहाल के लिए पीडीएफ से काम चला लो, लेकिन आपके पास बुक होनी चाहिए, ख़रीद के रख लो अपने पास और वहाँ से कंप्लीट करते रहो, टिक करते रहो जो जो आप चीज़ें करते रहो। तो फ़िलहाल तो पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है मैंने, वहाँ से ले सकते हो, लेकिन ख़रीद लेना। पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके और बायोलॉजी। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर है, वो करना है आपको। ज्योग्राफी में लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, ये करना है। स्टैटिक जीके में आर्ट्स पर्सनैलिटीज़, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी बताऊंगा किस तरह से करना है। बायोलॉजी में साइंटिफिक नेम्स। अब जीके में बार बार सेम सवाल आता है कि ऐसे जो हार्ड फैक्ट्स हैं जो सिंपली फैक्ट्स की तरह याद नहीं हो रहे हैं, कैसे करें। आपको सभी याद नहीं करने हैं, आपको बस एक चीज़ दिमाग में इतनी रखनी है कि आपकी बायोलॉजी में मान लो नॉलेज जीरो है, अभी बायोलॉजी में आपको कुछ भी नहीं पता, ज़ीरो, कोई नॉलेज है ही नहीं, बिल्कुल पहली बार पढ़ने जा रहे हो बायोलॉजी। मैंने आपको चैप्टर दिया साइंटिफिक नेम्स, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग एनिमल्स के, प्लांट्स के, या फिर जो पूछे गए हैं जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में, स्पेसिफिकली उनके आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, अभी तक आपको किसी का भी साइंटिफिक नेम नहीं पता, आपको सिर्फ इतना करना है जो आपकी इच्छा हो। जैसे आपका मन किया कि आपको पता होना चाहिए कि आम का साइंटिफिक नेम क्या होता है, आपको मन किया कि कैट कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है, इनके नेम होते हैं। तो आपका जो मन करे बस वो गिने चुने, जितनी आपकी कैपेसिटी हो। आपकी कैपेसिटी अगर जो इतनी है कि आप 10 नाम याद कर सकते हो एक बारी में, तो वो 10 नाम याद करो और अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है। क्या इससे आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, कह नहीं सकते, लेकिन हाँ इससे ये चीज़ ज़रूर हो गई कि आज आपने अपनी नॉलेज थोड़ी सी एनहेंस करी। बायोलॉजी में आपको कुछ भी नहीं आता था, आपने ऐड ऑन किया, आपको किसी भी चीज़ का साइंटिफिक नेम नहीं पता था, आज आपको वो पता चल गया। दूसरा, आपने पहले कभी इसकी नॉलेज थी आपके पास और आपने पढ़ा हुआ था, तो आप वापस से उन सब पॉइंट्स को रिफ़्रेश कर लोगे, वापस से उन्हीं सब पॉइंट्स को लिख लोगे, इससे आपका रिवीजन भी हो गया। तो पॉइंट क्या है, आपको ये नहीं सोचना है कि हर एक चीज़ जो मैं पढ़ूँ वही एग्ज़ाम में आ जाए, या फिर एग्ज़ाम में हर एक आने वाली चीज़ मुझे पहले से पता चल जाए और वो ही सब मैं पढ़ूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और अगर आप सिर्फ इस मानसिकता से पढ़ोगे कि ये आएगा कि नहीं आएगा, ये पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि आप 250 क्वेश्चन देखोगे और सोचोगे यार इसमें से मैं कौन सा पढ़ लूँ,
कि एग्ज़ाम में आ जाए, ऐसा नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। तो तरीका सिर्फ इतना है, जो आपकी इच्छा हो। सभी PYQs ही हैं, एक बार आ चुके हैं तो फिर से भी आ सकते हैं। तो सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को देखना है आपको, क्योंकि यही क्वेश्चन का एक्सेस हर बच्चे के साथ पास है। मान लो टाइगर का पूछा जा चुका है साइंटिफिक नेम, मैंगो का पूछा जा चुका है। अब ये समझो कि ये जितने जितने नाम पूछे जा चुके हैं आपके पास, ये PYQ में है। लेकिन आपने सोचा कि यार मैं कुछ अलग से करता हूँ कि कोई और ना बता पाए और मैं ही बता पाऊँ सिर्फ। तो मैं जितनी भी बर्ड्स हैं उन सब के साइंटिफिक नेम्स याद कर लेता हूँ। इससे कुछ भी आपके हाथ नहीं लगेगा। दूसरी बात, याद कर भी लोगे भूल जाओगे, और याद रखने की कोशिश भी करोगे तो इतना सारा सिलेबस है, दिमाग मतलब में रह ही नहीं पाएगा वो सब आपका डेटा। तो आपको सिर्फ इतना करना है, जैसे मैंने आपको बताया, अभी नॉलेज जीरो है, आपको बस धीरे धीरे अपनी नॉलेज बढ़ानी है। जो आपको अच्छा लगे नाम वो याद कर लो, जो आप नाम याद कर पाओ वो याद कर लो। हमेशा कुछ ऐसा सवाल खुद से पूछो कि ये 4 सवाल आपने देखे, 4 में से 3 सवाल ऐसे रखे आपने देखे कि ये तो सिर्फ एक बार पढ़ने थे, मुझे हमेशा याद रहेंगे ये, ठीक है, तो बस उनको याद कर लो। चौथा आपने देखा कि यार बड़ा अजीब सा नाम है, ये तो कोई याद ही नहीं कर सकता, तो उसको अभी के लिए छोड़ दो। जो आप नहीं याद कर सकते वो कोई और भी नहीं याद कर सकता। बस इतनी मेंटेलिटी अपनी रखो। आप अगर जो 250 क्वेश्चन भी देखोगे, 250 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपने एक बार पढ़े और वो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे कि आप उनको बार बार पढ़ोगे तब भी नहीं आपको याद रहेंगे। तो सिर्फ पहले क्या करो, जो आपको याद रह सकते हैं वो क्वेश्चन पढ़ो, उनको लिख लो कॉपी में और आगे बढ़ो। ऐसे धीरे धीरे आपको सिर्फ बायोलॉजी नहीं पढ़नी, सिर्फ बायोलॉजी का सिर्फ एक चैप्टर नहीं पढ़ना, आपको बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं, आपको इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। GS के अपने चैप्टर हैं, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, और आपके पास पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, GK, इकोनॉमिक्स, ये सब आपके पास हैं। आपको सभी चीज़ें पढ़नी है। तो आपका सिर्फ एक एम ये होना चाहिए कि अभी इन सब चीज़ों के बारे में मैं बहुत कम जानता हूँ, मुझे बस धीरे धीरे अपनी नॉलेज एनहेंस करनी है। जैसे आपने ड्रेनेज सिस्टम मैंने आपको दिया पढ़ने के लिए, ड्रेनेज सिस्टम में इतनी सारी नदियाँ हैं, हर नदी का नाम याद नहीं रख सकते आप। आपको क्या करना है कि आपको एक आइडिया हो कि आपके पास जो इंदस इंदस सिस्टम होता है, इंदस निकल के आती है, ठीक है, रावी, झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलुज कहाँ कहाँ से आती हैं, वो सब कहाँ पे मिल जाती हैं, कौन कौन से स्टेट से जाती हैं। मतलब ये तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, लेकिन एक बेसिक चीज़ें आपको पता हो, और जितना आप याद करना चाहो उतना याद कर लो। धीरे धीरे जब इस तरह से ऐड ऑन करते चलोगे तब आपको सब चीज़ें, आपको आइडिया भी नहीं होगा कि कुछ महीनों बाद ऐसे धीरे धीरे करते हुए आपका जो नॉलेज का दायरा है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप आज से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि ये जो मैंने प्रोग्राम है ये 1 महीने पहले से शुरू किया है, अगर मैं 1 साल पहले से करता और ऐसे ही 2-2 4-4 क्वेश्चन ही याद करता एक एक टॉपिक के, तब भी 1 साल में मैं शायद IES की तैयारी करने लगता, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगता। ऐसा भी आएगा दिन, ठीक है। तो ये अप्रोच आपकी रहेगी, बिल्कुल एंग्जाइटी में नहीं आना है, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है, सीखने के लिए चीज़ें करनी है। आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है कि आपके देश के बारे में, उसकी कौन सी नदियाँ हैं, कौन से मिनरल्स हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है। मतलब आपको एक बेसिक नॉलेज रखनी है, उसके हिसाब से चीज़ें करनी है। आपको किसी भी चीज़ का विशेषज्ञ नहीं बनना है, आपको सिर्फ एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज मतलब जो आपको लगे कि हाँ ये पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई मुझसे पूछे कि ये बता ज़रा, और आपको लगे कि यार ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ थी, मुझे आनी चाहिए थी, वो मुझे नहीं आती। इस सोच के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको नॉन टेक में ये सब पढ़ना है। रीजनिंग में फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेली प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, तब जाके एक्यूरेसी बढ़ेगी, तब जाके टाइम मैनेजमेंट आपको आएगा। इस तरह से ही चीज़ें होंगी। आप सोचोगे 2 दिन में पढ़ाई करूँ, 2 दिन में रीजनिंग के क्वेश्चन करूँ और 1 दिन में 10-10 घंटे में रीजनिंग कर लूँ तो अगले दिन से मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। डेली आपको 1-1 घंटा पढ़ना पड़ेगा, महीनों तक पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप 45 क्रॉस कर लोगे, ठीक है। तो रीजनिंग में आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 11 तक जाना है। हर एक चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन करने हैं, और ये भी आप किसी भी बुक से कर सकते हो, लेकिन ये जो मैंने आपको चैप्टर्स दिए हैं रीजनिंग की ही, पिनेकल की रीजनिंग की बुक से दी है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। टेक्निकल में आपको डेली एक टेक्निकल बूस्टर तो करना ही है। ये टेक्निकल बूस्टर अगर आप 10 दिन तक, आई गेस 12 दिन तक आप करोगे, 12 से 13 दिन तक करोगे, तो इसमें क्या होता है कि आप 12 दिन में आपने पूरे सिलेबस को एक बारी के लिए देख लिया।
भले ही आपने पढ़े भी नहीं थे वो चैप्टर्स, लेकिन आपने वो 12 चैप्टर्स के 10-10 क्वेश्चन कर लिए हर चैप्टर के, 12 सब्जेक्ट के हर हर सब्जेक्ट के एक एक, हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन आपने कर लिए, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि पूरे सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में है क्या चीज़। अगर आप कोई और ब्रांच के भी हो, सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, ये तो आपको ज़रूर करना है हर एक सब्जेक्ट का, या अपने हिसाब से आप कर सकते हो, या फिर मैं डेली आपको देता हूँ। आज आपको इरिगेशन का टेक्निकल बूस्टर करना है। कमेंट्स में देख रहा था आप लोग पूछ रहे थे कि टेक्निकल बूस्टर कौन सी किताब है। वीडियो में ही मैं बता देता हूँ कि टेक्निकल बूस्टर कोई किताब नहीं है, ये एक प्रोग्राम है। इसमें क्या करना है, इरिगेशन, आज जैसे इरिगेशन है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से आपको, कि आपको एसएससी जेई की पीवाईक्यू या फिर वाईसीटी एई, इन दोनों में से कोई एक किताब खोल सकते हो। वाईसीटी एई तभी खोलनी है अगर आपने एसएससी जेई पीवाईक्यू पूरी करी हुई है। तो जैसे आपने वाईसीटी एई की किताब खोली, वाईसीटी एई की किताब में आपने इरिगेशन चैप्टर, इरिगेशन का सब्जेक्ट खोला, इरिगेशन का चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो 10 चैप्टर थे इसके अंदर। आपने पहले चैप्टर पे गए, आपने पहले क्वेश्चन फर्स्ट से 10 क्वेश्चन तक कर लिया। उसके बाद सेकंड चैप्टर में गए, उसके पहले क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन तक कर लिया। थर्ड के पहले से 10 तक क्वेश्चन, मतलब हर एक चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन आपने कर लिए। इससे क्या हुआ, हर एक चैप्टर का 10 क्वेश्चन, मतलब आपको एक बेसिक आइडिया आपको पूरे चैप्टर का लग गया। ये आपको हर एक दिन करना है। ये आपका रिवीजन भी कराएगा, प्लस इसी से आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है और सीखना है कि आपने वो कॉन्सेप्ट सही से सीखा कि नहीं सीखा। वो सिर्फ एक ही तरह से चेक कर सकते हो आप, एग्ज़ाम में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस करके, और ये बिल्कुल सही तरीका है करने का। तो आप जैसे आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे क्वेश्चन पे आप आए, चौथे क्वेश्चन पे आपने कॉन्सेप्ट तो उसका पता था, लेकिन फिर भी आप उसको नहीं कर पाए, तो आप उस चौथे क्वेश्चन को अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लोगे, और उसके बाद जब शॉर्ट नोट्स पढ़ने की बारी आएगी तो आप उस शॉर्ट नोट्स को पढ़ोगे और वो क्वेश्चन आपको फिर से रिवाइज करने को मिल जाएगा। तो ये तरीका आपका रहेगा टेक्निकल बूस्टर का। तो आपको इरिगेशन के आज क्वेश्चन करने हैं, हर एक चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन करने हैं। एफएम में आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ना है, फिर से मैं रिपीट कर चुका हूँ इस चैप्टर को। आपको इसके थोड़े बहुत जो आपको कॉन्सेप्ट रह गए हैं वो कॉन्सेप्ट आपको देख लेने हैं, रिवाइज कर लेना है। शॉर्ट नोट्स में कहीं पे भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेंशन होगा उसको पढ़ लेना है, और साथ में एसएससी जेई और वाईसीटी एई के कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। आरसीसी में सेम चीज़ रिपीट करनी है कॉलम के लिए, और सर्वे में लेवलिंग, ये 3 चैप्टर आपको करने हैं, साथ में टेक्निकल बूस्टर करना है। तो ये आपका आज का टास्क है। बिल्कुल ईमानदारी से ये सब करोगे, तो आज से भी स्टार्ट करोगे तो एक महीने में ऐसा फील होगा आपको कि ये एक महीना हर उस एक महीने से ज़्यादा बेटर होगा जो आपने अब तक अपनी पढ़ाई को दिया है। तो ये तो मेरा आप लोगों से वादा है। तो डेली इस तरह से टास्क करते रहो, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और जो लोग आज से ही ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसा मत सोचो कि 52 डेज निकल गए, चाहिए तो मैं इसको हटा दूंगा। फिर आपको आज पहले दिन से ही स्टार्ट करना है, इसको समझो कि ये पहला दिन है आपके लिए। अगर आपने सोचा कि 52 डेज निकल गए अब तो ख़राब हो गया, आगे भी आपको प्रॉपर 30 से 40 दिन मिलने वाले हैं। ये 52 डेज निकल गए तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले 30-40 दिन भी ऐसे ही बर्बाद कर दोगे। अगले 30-40 दिन में डबल मेहनत करो, सब चीज़ें हो जाएंगी बड़े आराम से। ठीक है, तो ये तो मेरे आप लोगों को एक सजेशंस था, तो आप इस तरह से टास्क को कर सकते हो। अब 2-4 आपके कमेंट्स जो आपके आए हुए हैं वो देख लेता हूँ मैं। एक क्वेश्चन नहीं, रिक्वेस्ट है कि ईएससी की लेटेस्ट पीवाईक्यू है तो प्लीज़ प्रोवाइड करा दीजिए। देखो, मेरे पास जितना भी कंटेंट है वो सभी मैंने ड्राइव्स के ज़रिए आपको प्रोवाइड करा दिया है। ड्राइव पर उनके मतलब ड्राइव पर अपलोड करके आपको लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं। जो आपको मिल रहा है उसमें खुश रहो और उसको कंप्लीट करो। आप लेटेस्ट मेरे पास होंगी तो दे दूँगा। लेटेस्ट मैंने एक अपलोड की थी तो उसकी वजह से कॉपीराइट भी आ गया था, तो इसलिए जो आपको मटेरियल मिल रहा है उससे काम चलाओ। आपको लग रहा है कि आपको और अच्छा चाहिए तो ख़रीद लो उस चीज़ को। ठीक है, अब जैसे लेटेस्ट में और पुरानी में सिर्फ इतना अंतर हो जाएगा कि 2 साल का अंतर हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो 2 साल के क्वेश्चंस कहीं और से कर लो, पहले पिछले वाले तो कंप्लीट करो। दूसरी बात, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप किताब खरीद लेते हो, कोई पीवाईक्यू है, मान लो आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो और आपके पास एसएससी जेई की पीवाईक्यू नहीं है, तो आप थोड़ा सा एक कदम पीछे ही रहोगे। जो आपके बराबर मेहनत कर रहा है वो थोड़ा आगे निकल सकता है आपसे, क्योंकि जो फिज़िकल कॉपी की एक बात होती है ना, वो पीडीएफ से बहुत अलग होती है। ठीक है, तो पीडीएफ अभी आपके पास किताब नहीं है तो पीडीएफ से काम चला लो, लेकिन आपको ख़रीद लेनी चाहिए। मेरा सजेशन आपको यही होगा। ये 200-300 हज़ार रुपये की भी आ रही है तो 1000 रुपये बचा के आप अपना 50-60 हज़ार का जो हर महीने आने वाला है उसका नुकसान मत करो आप। ठीक है, तो जितने भी लिंक्स हैं वो मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे आपको। और
कमेंट्स में भी मिल जाएंगे और 10 सिविल बंदा टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन यही है कि टेक्निकल बूस्टर कौन सी किताब है, तो मैंने इस वीडियो में भी उसको एक्सप्लेन कर दिया है, आप एक बार देख लेना। एक क्वेश्चन है कि सर मेरा भी MPPSC AE का इंटरव्यू है, प्लीज़ इंटरव्यू का भी गाइड कर दीजिए। देखो मेरे पास इतना सफिशिएंट टाइम है, उसमें मैं गाइड कर देता हूँ SSC JE वालों को। साथ में बीच में कमेंट्स आते हैं तो मैं इस तरह से आपको गाइड कर सकता हूँ। देखो आपको इंटरव्यू के लिए क्या करना है, सबसे पहली चीज़, पहले मैं थोड़ा एक्सपीरियंस अपना बताऊँ तो UPPSC में मैं 3 इंटरव्यू दे चुका हूँ। 2 मैंने AE के दिए हैं और एक मैंने लेक्चरार का दिया है। इन दोनों में एक में मेरे 64 मार्क्स आए थे, एक में मेरे 65 मार्क्स आए थे 100 में से, दोनों में से। लेक्चरार के अभी मार्क्स आउट नहीं हुए थे। मैंने 3 IISc बेंगलोर के इंटरव्यू दिए हैं, एक टेक्निकल का दिया है, 2 तो बिल्कुल अलग ही सब्जेक्ट के थे, उनका तो मुझे कुछ पता भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उनको टैकल करने के लिए मैंने फेस किया था उन इंटरव्यूज़ को। ठीक है, ऑल तो बहुत बेकार गए थे क्योंकि मुझे कुछ नॉलेज थी ही नहीं और वो बिल्कुल टेक्निकल पूछते हैं, फिर भी मैंने इनको अटैम्प्ट किया था। और टेक्निकल के भी 2 इंटरव्यू हुए थे, सॉइल का अलग, स्ट्रक्चर का अलग, तो ये मैंने बहुत अच्छे दिए थे। अब मैं बता देता हूँ आपको इंटरव्यू के लिए करना क्या है। अगर आप MPPSC AE की बात कर रहे हो तो देखो, आपको पहली बात तो, अगर आप एग्ज़ाम से, इंटरव्यू से एक दिन पहले तैयारी करने लगते हो या 2 दिन पहले तैयारी करने लगते हो, तो आपके सामने इतने सारे टॉपिक होते हैं कि करंट में वहाँ पे कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इरिगेशन कैनाल्स क्या हैं वहाँ पर, रिवर्स कौन सी है, ठीक है, क्या डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क क्या हो रहा है वहाँ पे, मतलब ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप 2 दिन पहले देखते हो उनको और उसके बाद कोशिश करते हो कि करने की, कुछ नहीं हो पाता। बिल्कुल 1 महीना प्रॉपर, जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो आपको इंटरव्यू की भी वैसे ही तैयारी करनी चाहिए। पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप टेक्निकल का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपकी टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल साउंड होनी चाहिए। आप थोड़े GK के क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन ना भी बता पाओ, लेकिन टेक्निकल में कोई भूल नहीं होनी चाहिए। दूसरा, टेक्निकल के भी 2-3 लेवल के क्वेश्चन होते हैं, एक बहुत बेसिक होता है, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपने कुछ का वर्क नहीं किया प्रैक्टिकली तो उसमें फिर भी थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन बेसिक्स आपके गलत नहीं होने चाहिए। जैसे पूछ लिया आपसे कि वाटर सीमेंट रेशो का स्ट्रेंथ पे क्या असर पड़ता है, ठीक है, तो वाटर सीमेंट रेशो जब हम बढ़ाते हैं तो स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अच्छा, स्ट्रेंथ और किस चीज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है, परमेबिलिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर वर्केबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, इस तरह से चीज़ें, बेसिक चीज़ें पूछ सकते हैं। तो मतलब आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बेसिक स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे, जो आपके नोट्स बने हुए हैं, कहीं और नहीं जाना है। आप ज़्यादा सर्च करोगे चीज़ों को, आप यूट्यूब से ढूंढने लगोगे या फिर आप गूगल पे सर्च करने लगोगे तो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। इसकी जगह आपके जो बेसिक नोट्स हैं उनको देखो, उनको पढ़ने की कोशिश करो। कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक को आपको लग रहा है कि इसको मैं जान लूँ, तो उसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। बिल्कुल अपने नोट्स पे स्टिक रहोगे तो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें देख लोगे और बेसिक्स आपके होने ही चाहिए कंप्लीट। भले ही बहुत टिपिकल चीज़ें ना बता पाओ, लेकिन बेसिक्स, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आपको, ये आपके पक्के होने चाहिए। ठीक है, टेक्निकल हो गया। नॉन टेक्निकल में आपको सिंपल, जैसे MP का है तो MP के बारे में लगभग हर चीज़ पता होनी चाहिए। हर चीज़ का मतलब सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करोगे, ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ में चले जाओ। ठीक है, आपको सबसे पहले सबसे बेसिक से स्टार्ट करना है। जैसे वहाँ पर कौन कौन सी रिवर्स हैं, कौन कौन से वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, और वहाँ पर खेती कैसी होती है, मतलब ऐसे बेसिक बेसिक चीज़ें सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद तब जाके आप आगे बढ़ोगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स वहाँ पर चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जितना आप कोशिश करोगे, जितना पढ़ सकोगे, अगर आपने 2-4 चीज़ें भी इस तरह की पढ़ ली तो इससे अलग भी क्वेश्चन आएगा तब भी आप उसको उस तरफ मोड़ दोगे और आप चीज़ों के आंसर दे पाओगे। तीसरा, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड भी चीज़ें होती हैं जो आपने वहाँ पर डेफ में भरी होंगी, आपकी हॉबीज़, ये सब चीज़ें। तो पहली बात तो बिल्कुल भी फेक मत करना। अगर आपकी हॉबी कोई नहीं है और आपने फिर भी वहाँ पे लिख दी तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना है कि अगर आपने कोई वहाँ पे हॉबी लिख दी है तो बस अब उस हॉबी को डेली जियो और डेली उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करो। एक दिन में हॉबी तैयार नहीं होती, डेली आप थोड़ा 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 पढ़ते रहोगे। मान लो आपने चेस लिख दिया तो चेस में ऐसा हो सकता है, चलो मान लो आप चेस ना सीख पाओ उतना अच्छा 1 महीने के अंदर जब तक इंटरव्यू है, लेकिन थोड़ा बहुत चेस के बारे में डेली देखते रहो, उसके रूल्स क्या होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बहुत बेसिक पूछ लेते हैं चेस के अंदर, एम्पासा रूल क्या होता है। ये नॉर्मली आपको जो चेस खेलता है उसे एम्पासा रूल के बारे में नहीं पता होता, कैसलिंग के बारे में नहीं पता होता उतना। ठीक है, नॉर्मल तो पता होता है घोड़ा कितनी चलता है, ठीक है, अच्छा घोड़े को क्या कहते हैं,
ठीक है। जो आपके पास ऊँट होता है, ऊँट को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये बोल देंगे, तो ऊँट को कैमल नहीं बोलते, बिशप बोलते हैं। तो ये अगर जो आपने चेस लिख दिया और वहाँ पे आपने बोला, उन्होंने पूछा कि अच्छा हाथी को क्या कहते हैं, और आपने बोल दिया एलिफेंट, तो वहाँ पर चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, क्योंकि आपने हॉबी में लिखा है अपनी, तो इतना पता होना चाहिए। कैसल बोलते हैं उसको, प्यादे को पौन बोलते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ें बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल उन्हें भी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती उन सब चीज़ों की, लेकिन एक बेसिक वो आपका डेफ उनके पास है, तो वो एक बेसिक चीज़ें देख लेते हैं और आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपने ऐसे ही तो नहीं लिख दी हॉबी। तो डेप्थ में चीज़ें भले ही ना बता पाओ, लेकिन बेसिक बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए कि ग्रैंड मास्टर अभी अभी तुरंत का ग्रैंड मास्टर कौन है, ठीक है। और थोड़ा विश्वनाथ आनंद के बारे में पूछ लेंगे, कौन से अवार्ड उनको मिले हैं। मतलब एक ये मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको, तो अपने बारे में भी वही चीज़ लिखो जो ओरिजिनल है, जेन्युइन है। और अगर जो कुछ आपने फेक कर दिया वहाँ पे, तो फिर आप डेली उसकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन करो कि वो फेक ना रहे और वो आपकी अभी करंट की हॉबी बन जाए। तो ये सब मैं आपको इंटरव्यू के लिए बताना चाहता था कि इतना आप कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।